गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं फिर से आ गया क्लास 10th का ही करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 16 लेके। छोटा सा होगा ये। इसमें हम आपको बताने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहिए या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहिए, ये टॉपिक हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए, मेरे साथ जुड़ जाइए और हेडिंग डालिएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हो गया? ठीक है। देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है, जब हम कोई भी वायर, जैसे टंगस्टन वायर है ना, कॉन्स्टेंटाइन वायर है, इस सब वायर को जब हम यूज करते हैं, है ना, तो क्या होता है, इन सब के पास वेरी हाई रेसिस्टेंस होता है। वेरी हाई रेसिस्टेंस वायर, वेरी हाई रेसिस्टेंस होने के कारण जैसे ही हम इससे होके करंट पास कराएंगे तो क्या करेगा, ये करंट को पास होने नहीं देगा तेजी से, जिसके कारण क्या होगा, ये वायर हिट हो जाएगा, है ना, गर्म हो जाएगा, हिट हो जाएगा। हिट होने के कारण क्या होता है कि ये हीट प्रोड्यूस करता है, मतलब हॉट हो जाने के कारण क्या करेगा, ये हीट प्रोड्यूस करेगा। उसी को तो कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? When an electric current is passed through a wire having very high resistance, then it becomes very hot, and due to it, it produces heat. It is called heating effect of current. इसको एक लाइन लिख लेना है, जिसे मैं कहूंगा when an electric current is passed through a wire having very high resistance, having very high resistance, then it becomes very hot, and due to it, it produces heat. It is called heating effect of current और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझे क्या मैं बोला? When an electric current is passed through a wire having very high resistance, then it becomes very hot, and due to it, it produces heat. It is called heating effect of current. ये क्या कहलाता है? It is called heating effect of current और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को जूल्स लॉ कहिए या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहिए। करंट के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या मैं एक वायर लिया, मान लिया ये वायर है, इसके पास बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है। बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होने के कारण क्या होगा, जैसे ही हम इससे करंट को पास कराएंगे तो क्या होगा, ये अपने से होके करंट को पास होने नहीं देगा, करंट को रोक के रखेगा। अब करंट को रोक के रखेगा तो जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी क्या होगा, उसके कारण ये वायर हॉट हो जाएगा, है ना। अब वायर जैसे ही हॉट होगा क्या होगा, मतलब ये हीट प्रोड्यूस करेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, या फिर कहिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। समझ गए? करंट के कारण किसी भी वायर में जब हीट प्रोड्यूस होता है तो उसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कह सकते हैं, है ना, कहते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई। अब इसमें एक फार्मूला होता है, हम वो फार्मूला डिराइव कर देंगे, है ना, अच्छे से। जैसे मैं कहूँगा कि देखिए मैं इसे मिटा दूंगा, इसे मिटा दूं, हाँ इसे मैं मिटा रहा हूँ तो फिर अच्छे से लिखेंगे। अब देखिए, अब जो है एक फार्मूला मैं डिराइव करूँगा आपको,
ये फार्मूला क्या होता है अगर मैं कहूँ तो, जैसे मैं कहूँगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, जहाँ पे H क्या है, हीट है। H फॉर हीट, I फॉर करंट, R फॉर रेसिस्टेंस और T फॉर टाइम होता है। ये हम सब कुछ बताएंगे। तो पहले आप क्या करिएगा, पहले एक यहाँ पे वायर लेते हैं, है ना, जिसका रेसिस्टेंस मान लिया R है, और इस वायर को मान लिया एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल V है। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि वायर को जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे, सर्किट कंप्लीट करेंगे, तो इसमें क्या होगा, आई करंट पास होना शुरू हो जाएगा। आई करंट क्यों पास होगा, क्योंकि इसमें चार्ज फ्लो हो रहा होगा। मान लिया ये क्यू चार्ज है ना, ए से बी तक आया, जिसके कारण करंट फ्लो हुआ। ओके, ये क्यू चार्ज फ्लो हुआ। अच्छा, इस क्यू चार्ज को ए से बी तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क होगा, किसके द्वारा, बैटरी जो लगाई है यहाँ पे। बैटरी के पास जो पोटेंशियल भी है, ये क्या काम करता है, चार्ज को फ्लो कराने का ही तो काम करता है ये। ठीक, तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं कहूँगा, लिखिए थोड़ा, कंसीडर ए वायर हैविंग रेसिस्टेंस R and it is connected with a battery having potential V, and when Q charge flow through the wire from A to B, then work done by cell क्या हो जाएगा, मान लिया कि वर्क डन बाय सेल ये है, ऐसे करके, दैट इज वर्क डन बाय सेल क्या हो जाएगा जी, ये W बराबर भी क्यू नहीं होगा। W बराबर, अरे ये आपको मैं पहले बताया था ना, पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्यू, क्यू यहाँ से आ गया, ये चीज़ है ना। जब किसी चार्ज को A से B तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क कितना करना पड़ेगा, जितना चार्ज को लाएंगे और जितना पोटेंशियल बैटरी के पास पोटेंशियल है, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि वर्क डन बाय सेल जो होता है भी क्यू होता है। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गए। क्या मैं बोला, कंसीडर ए वायर हैविंग रेसिस्टेंस R एंड इट इज कनेक्टेड विथ ए बैटरी हैविंग पोटेंशियल V, एंड व्हेन Q charge flow through the wire from A to B, then work done by cell will be W बराबर VQ। अच्छा, अब यहाँ से जो है आप जानते हो Q बराबर IT भी होता है ना, Q बराबर IT। तो क्या मैं यहाँ से V और IT लिख सकता हूँ क्या, हाँ। क्या आप ये भी जानते हो V बराबर IR होता है, क्या आप V की जगह पे वो भी लिख सकते हो IR। क्या इसको आई स्क्वायर RT लिख दिया, यहाँ से वर्क डन बाय सेल आ गया, वर्क डन जो है बैटरी के द्वारा क्यू चार्ज को A से B तक ले जाने में इतना ही किया गया। और इसी वर्क डन बाय सेल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, ये वर्क डन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम दिस वर्क डन बाय सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको मिटा देते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
समझ गए? दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ई के द्वारा डिनोट करते हैं, तो यहाँ से आई स्क्वायर आर टी के बराबर हो जाएगा। और एक बात, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हीट एनर्जी में। अब यहाँ से लिखना है दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted into heat energy, that is, अगर मैं हीट को H के द्वारा इंडिकेट करूं तो H बराबर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। तो यहाँ से जो है H बराबर आई स्क्वायर फार्मूला जो मैं बोला था मुझे डिराइव करना है वो निकल के आ गया, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। इट इज कॉल्ड, यही कहलाता है, इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इसी को कहते हैं, समझे क्या? तो यहां से ये फार्मूला हो गया। मैं क्या बोला इसमें? कुछ नहीं ज़्यादा बोला, मैं बस इतना बोला कि एक वायर लिया जिसका रेसिस्टेंस R है और उसको मैं बैटरी से जोड़ा जिसके पास पोटेंशियल भी है। फिर मैं बोला इस Q चार्ज करंट पास होगा, जैसे ही वायर को जोड़ेंगे बैटरी से करंट पास करना शुरू कर देगा। अब करंट क्यों पास हो रहा है? क्योंकि इसमें चार्ज फ्लो हो रहा होगा। तो मान लिया A से B तक Q चार्ज आया बैटरी के द्वारा। अब फिर मैं बोला कि Q चार्ज बैटरी के द्वारा A से B तक लाया गया है, तो भाई इसके द्वारा बैटरी के द्वारा कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो ये वर्क जो है W बराबर भी Q होता है, W बराबर भी Q होता है। तो मैं यहाँ से वर्क डन बाय सेल लिखा भी Q। फिर मैं बोला Q बराबर IT होता है, तो Q की जगह पे IT रखा। और फिर ये भी आप जानते हो कि V बराबर IR होता है, तो V बराबर IR रखा। तो यहाँ से जो है मुझे वर्क डन बाय सेल बराबर आई स्क्वायर आर टी आ गया। तो ये वर्क डन बाय सेल आया टू मूव द Q चार्ज फ्रॉम A टू B। फिर मैं बोला इसी वर्क डन, ये जो वर्क डन है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को E के द्वारा डिनोट करते हैं, E बराबर आई स्क्वायर आर टी हो गया। और फिर यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ से अगर मैं हीट एनर्जी को H के द्वारा डिनोट करूँ तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी हो गया। इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं इसको, हम जूल्स लॉ भी बोलते हैं इसको, समझ गए? तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई, इसको आप नोट करिएगा। नोट कर लिए क्या? हाँ, चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसे। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई आपको। अब जो है इसमें थोड़ा सा एक दो पॉइंट और है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे मैं कहूँगा ये जो आया H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी आया, इसी को क्या कहा मैं? इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझ गए? यहाँ से ये चीजें आ गए। वेयर H बराबर क्या है जी? हीट एनर्जी, है ना? I बराबर करेंट है, R क्या है? रेसिस्टेंस है, और T बराबर टाइम है। तो यहां से ये चीजें आ गए, ठीक है? इसको नोट कर लीजिएगा आप। नोट करने के बाद मैं एक दो पॉइंट और नोट कराऊंगा। तो चलिए नोट कर लिए, ठीक। अब जो है हम आपको यहाँ पे ये बताने वाले हैं कि जूल्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, इस इक्वेशन को ऑब्जर्वेशन करने के बाद मुझे ये पता लगता है, ऑब्जर्व जब करते हैं मुझे ये पता करता है, यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, heat produced in the wire, that is H
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करेंट। वायर करेंट जो फ्लो हो रहा है वायर में वो जो है कितना इफेक्ट करता है हीट को। एज हीट प्रोड्यूस इन द वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। लेकिन कब? व्हेन R एंड T विल बी कांस्टेंट। ये दोनों जब कांस्टेंट होगा तब जाके हीट प्रोड्यूस इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये किया गया कि हीट प्रोड्यूस इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, बट व्हेन I एंड T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जब दोनों कांस्टेंट रहेगा तब जाके होगा। और तीसरा क्या ऑब्जर्व किया गया? ये किया गया कि हीट प्रोड्यूस इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। लेकिन कब? ये कब होगा जी? व्हेन I एंड R इक्वल टू कांस्टेंट। जब ये दोनों कांस्टेंट होगा तब जाके ये होने वाला है। ये जो है जूल्स के हिसाब से ये हो रहा है। ये जो फार्मूला जो निकाला गया है उसके हिसाब से हीट प्रोड्यूस इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। नंबर 2 में हीट प्रोड्यूस थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। टाइम जितना ज़्यादा लेंगे हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जितना ज़्यादा होगा हीट उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। करंट जितना ज़्यादा फ्लो कराएंगे वायर से होके हीट उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से ये तीनों चीज़ें आ गई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट? ठीक है। अब हम यहाँ पे एक सवाल आपको कराएंगे और फिर टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आज ये क्लास का लास्ट लेक्चर है ना? तो चलिए एक सवाल कराते हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल है आपका, है ना? कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। ठीक है, तो आप जानते हो फार्मूला क्या होता है? H बराबर, पहले मैं गिवन डाटा लिख लेता हूँ। गिवन डाटा में क्या देके रखा है? सबसे पहले चार्ज देके रखा है। Q बराबर कितना है? 96,000। ठीक है, इतना कूलम। उसके बाद टाइम कितना देके रखा है? 1 आवर देके रखा है। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर जो देके रखा है वो आपको 50 वोल्ट देके रखा है। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये तीनों चीज़ देख, Q बराबर 96,000 कूलम, T बराबर 1 आवर, V बराबर 50 वोल्ट, और यहाँ से हम जानते हैं कि H बराबर जो होता है वो I स्क्वायर RT होता है। ठीक है, अच्छा I को तो मैं I रहने देता हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, R बराबर क्या होता है? R बराबर क्या होता है जी? V बराबर IR, आप जानते हो ना, V बराबर IR। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से R बराबर लिख सकता हूँ V बाई I लिख सकता हूँ? हाँ, तो क्या मैं यहाँ से I स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लिखूँगा V बाई I लिखा और यहाँ पे T लिखा। चलो ये रहने देते। ये एक I कैंसिल हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर क्या बचेगा? I V इंटू T, VI T। यहाँ से ये चीज़ें आ गए। चलो ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें आ गए। तो I बराबर अब क्या? देखो यहाँ पे V मुझे मालूम है 50 वोल्ट, टाइम भी मुझे मालूम है 1 आवर, बस मुझे एक चीज़ नहीं मालूम है, क्या? I बराबर। अच्छा, तो I बराबर भी मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ क्या? अरे यार, I बराबर क्या होता है? Q बाई T नहीं होता है? मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना Q बाई T इंटू V इंटू T। ओके, तो यहाँ से ये T कैंसिल हो गया, T कैंसिल हो गया। यहाँ से Q इंटू V आ गया, Q इंटू V आ गया। अच्छा, तो मुझे दे के तो रखा है Q बराबर कितना दे के रखा है? Q बराबर दे के रखा है आपको 96,000, और V कितना दे के रखा है? V 50 वोल्ट दे के रखा है, 50 वोल्ट। यहाँ पे 50 लिखा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना हो रहा है। 6 यहाँ से इतना जूल एनर्जी आ गए। मतलब यहाँ से सब मिला के अगर मैं बताऊँ आपको तो 48,000
4800 है ना किलो जूल। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई, यहाँ से आंसर निकल। अब कहिएगा सर टाइम क्यों नहीं यूज किया यहाँ पे? टाइम आपको यहाँ पे बौखाने के लिए दिया गया था, तो यहाँ से मुझे हीट एनर्जी कैलकुलेट होके आ गए 4800 किलो जूल आ गया। ठीक है, समझ गए? मैं कुछ नहीं किया, क्या किया यहाँ पे फार्मूला लगाया H बराबर I² RT। I की जगह पे तो अभी कुछ नहीं रखा, R की जगह पे V/I रखा जो कि होता है R बराबर V/I, और टाइम को रहने दिया। यहाँ से I कैंसिल किया, फिर मैं क्या किया I इंटू V इंटू T आ गया, तो I बराबर Q/T रखा, अब T कैंसिल हो गया, यहाँ से Q इंटू V आ गया। अच्छा Q इंटू V आ गया, तो अब दोनों का मान तो मुझे दे के रखा है यहाँ पे, मैं यहाँ से रखा Q का मान जो दिया हुआ था 96,000 कूलम्ब, और बोल्ट में ये पोटेंशियल देके रखा है 50 वोल्ट, दोनों को मान रखा और यहाँ से ये चीज़ें आ गए। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, है ना। आज इलेक्ट्रिसिटी का मैं अभी समाप्त कर दिया हूँ, अब अगले दिन क्या स्टार्ट करूँगा वो बाद में बताऊँगा। चलिए।